न्यूज नशा, आदत हर खबर की। महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव रोचक बन गया है। विधानसभा कोटे से खाली होने वाली 11 सीटों के लिए मंगलवार को अंतिम दिन कुल 14 लोगों ने नामांकन भरे। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच हुई और गुरुवार को नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इसे लेकर विधान भवन में चर्चा गर्म है। बीजेपी ने 5, शिंदे सेना और एनसीपी अजित पवार गुट ने 2-2, कांग्रेस ने 1, उद्धव सेना ने 1 और शरद पवार ने शेकाप के जयंत पाटिल को समर्थन देने का निर्णय लिया है। वैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 5 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सन 2019 का विधानसभा चुनाव और हाल में लोकसभा चुनाव हारने वाली पंकजा मुंडे को बीजेपी विधान परिषद भेज रही है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी परिणय फूके को भी विधान परिषद की उम्मीदवारी दी है। साथ ही पार्टी अमित गोरखे और योगेश तिलेकर को भी अवसर दे रही है। बीजेपी ने 1 सीट अपने सहयोगी दल संयुक्त क्रांति संगठन के सदाभाऊ खोल को दी है। वहीं महायुति के घटक दल शिंदे सेना ने पूर्व सांसद भावना गवली का लोकसभा टिकट काटने के बाद अब विधान परिषद का टिकट दिया है। कृपाल तुमाने को भी शिंदे सेना ने परिषद में भेजने का मन बनाया है। अजित पवार की एनसीपी ने शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया है। महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस ने वर्तमान सदस्य प्रज्ञा सातव को फिर से विधान परिषद के चुनाव में उतारा है, तो उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की ओर से अपने निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को अवसर दिया है। एनसीपी शरद गुट ने शेकाप के जयंत पाटिल को समर्थन देने का निर्णय लिया है। विपक्ष ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि हमारे तीनों उम्मीदवार जीत कर आएंगे, क्योंकि हमारे पास विधायकों का पर्याप्त बल है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा समय में 274 विधायक हैं। विधान परिषद के एक उम्मीदवार को कम से कम पहली वरीयता के 23 वोट मिलने चाहिए। विधान परिषद के चुनाव में महायुति का पलड़ा भारी है, क्योंकि बीजेपी के पास 103 विधायक हैं। बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी, अजित पवार और शिंदे सेना मिलाकर कुल 182 विधायक, जबकि उसे 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। बहुजन विकास आघाड़ी और प्रहार जनशक्ति के साथ कई अन्य दलों को मिलाकर महायुति के पास करीब 203 वोट है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी के 9 उम्मीदवार आसानी से चुनकर आ सकते हैं, जबकि एमवीए के पास छोटे दलों को मिलाकर 71 विधायक हैं। अब देखना यह होगा कि क्या एमवीए का महायुति का कोई उम्मीदवार नामांकन वापस लेता है या चुनाव होता है। अगर चुनाव हुआ तो विधायकों की खरीद फरोख्त का तोड़फोड़ तय मानी जा रही है। महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कांग्रेस के पास मौजूदा विधायकों की संख्या को देखते हुए उसकी जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस के पास अतिरिक्त 14 वोट हैं, जबकि शरद पवार की पार्टी ने शेकाप के जयंत पाटिल को समर्थन देते हुए अपना उम्मीदवार उतारा है। शरद पवार के पास 12 वोट है। इन्हें जीत के लिए 23 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के अतिरिक्त वोट क्या उनके उम्मीदवार को मिलेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पास केवल 15 वोट है। नार्वेकर को अगर अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो 8 वोट जुटाने होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अतिरिक्त वोट शरद पवार के उम्मीदवार को मिलते हैं या उद्धव ठाकरे को मिलते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों के विधायक हैं। 2022 विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके कारण महाविकास आघाड़ी को झटका लगा था। उस समय किंग मेकर देवेंद्र फडणवीस बने थे, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या ठाकरे और पवार उस हार का बदला ले सकेंगे। एक दिन उन्होंने मुझे निमंत्रण दे दिया, कुछ काम के लिए, कुछ कार्यक्रम के लिए बिहार में बुलाया और बिहार में बुलाकर उन्होंने कुछ क्षेत्र में मुझे लेकर वहाँ की स्थिति देखने की एक मौका मुझे दे दिया और फिर वहाँ बताया कि यहाँ की गरीबी, यहाँ के लोगों की समस्या, इस बारे में मैं क्यों बोलता हूँ, ये आपको देखने की आवश्यकता है। अब बम्बई में रहकर आप ये समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको ये दावत दिया था। संगठन में बहुत बड़े काम करने वाले थे, एक अच्छे आदमी थे, आज वो हमारे साथ नहीं रहे। अरुण जेटली जी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, बाकी हमारे सभी साथियों ने उनके जीवन के कई पहलू आपके सामने लिखे। एक तो स्टूडेंट मूवमेंट से आए हुए ऐसे जो कोई लीडर्स तैयार हो गए, इनमें से अरुण जेटली थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, संगठन मजबूत किया नौजवानों में और अपनी राजनीति की शुरुआत वहाँ से उन्होंने की। वो आखिर तक इस सदन के नेता हो या देश के फाइनेंस मिनिस्टर हो, वहाँ तक उन्होंने वो काम पूरा करने का काम किया। मगर उनका दूसरा एक पहलू था, वो खेल के क्षेत्र में उनका बड़ा ध्यान था। और वो दिल्ली क्रिकेट के अध्यक्ष थे और जब वहाँ क्रिकेट की देश की
अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसने लेना चाहिए, इस पर बातें हो रही थी। तो मुझे कुछ साथियों ने कहा कि आप इसकी जिम्मेदारी ले लो। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और मेरे खिलाफ जो एक सेक्शन खड़ा था जिन्होंने मुझे विरोध किया, इनका नेतृत्व तो अरुण जी का था। चुनाव हो गया, मैं जीत गया और दूसरे दिन से मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करके दिल्ली क्रिकेट की क्या समस्या है वो पूछी और उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं मदद करने में हमेशा मैंने ध्यान दिया। वह एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन होने के बाद दूसरे दिन से आखिर तक क्रिकेट की कोई समस्या हो हमेशा मुझसे बात करते थे, कभी सलाह देते थे, कभी सलाह लेते थे। और खेल के देश के हर क्रिकेट का खिलाड़ी, इनके बारे में उनको बहुत जानकारी थी। सभी को मदद करने का काम उन्होंने हमेशा किया। राम जेठमलानी जी, वो तो मुंबई शहर से आते थे, एक देश के बड़े विजिट थे कानून के बारे में। इनकी एक जो स्टेचर था समाज में और इसी क्षेत्र में, इसके आसपास भी कोई जा नहीं सकते थे। कभी इसी क्षेत्र में उनका जो कुछ आर्गुमेंट है वो सुनने का मौका मिलता था, तो हमेशा अपने ज्ञान में कुछ न कुछ एक आप नया पहलू आपको सुनने के लिए मिलता था। और एक अजीब तरह का व्यक्तित्व था। भले आदमी थे, अच्छे मित्र थे। इलेक्शंस में हम और वो अलग अलग लड़े। मैं डायरेक्टली नहीं रहा, मगर जस्टिस गोखले नाम के एक उस समय कांग्रेस की तरफ से हम सब लोगों ने एक अच्छे लॉयर, अच्छे फॉर्मर हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, उनको खड़ा किया था और जिताया भी। मगर इलेक्शन के सामने जब हम इनके क्षेत्र में जाते थे इनके खिलाफ बोलने के लिए, मीटिंग होने के बाद शाम की हमेशा उनकी दावत हम लोगों को रहती थी कि इनके खिलाफ बोलो और शाम को खाने के लिए उनके घर जाओ। ये स्थिति उनकी हमेशा उन्होंने रखी है। गुरुदास दासगुप्ता पार्लियामेंट के एक बड़े एक्टिव पार्लियामेंट्री थे। खासतौर पर मजदूरों की समस्या और किसानों की समस्या, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान था। और जो कुछ पार्लियामेंट में बहुत ही एक्टिव, जिनका 100% अटेंडेंस, हर दिन आने से पहले हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी ये करके आने वाले जो कुछ सदस्य थे, इनमें गुरुदास दासगुप्ता जी का नाम तो लेना ही होगा। एक अच्छे सांसद वेस्ट बंगाल से अपने देश को इनके माध्यम से मिले थे। मुझे सुखदेव लबरा जी, इनके साथ थोड़ा बहुत कभी ना कभी मिलने का मौका मिलता था। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान था एग्रीकल्चर समस्या पर, किसानों के बारे में। कोई नई समस्या आती है तो इस बारे में बातचीत करने में। और इसलिए ये सभी सदस्य, इन सभी का योगदान इस देश की भलाई के लिए अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से पार्लियामेंट का पूरा इस्तेमाल करके ये समस्या देश के सामने रखने और गवर्नमेंट के सामने भी रखकर कुछ रास्ता निकालने के लिए इन सभी ने अपनी जीवन धारा दे दी। मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं इन सभी महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको